कैसा हो, नीरज भाई जैसा हो, चंबा का नेता कैसा हो, नीरज भाई जैसा हो, नीरज भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीरज भाई। चंबा का नेता कैसा हो, नीरज भाई जैसा हो, कुलदीप सिंह पटारिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कुलदीप सिंह पटारिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कुलदीप सिंह पटारिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा भाई स्वागत है, शर्मा जी का स्वागत है, स्वागत है भाई स्वागत है, शर्मा जी का स्वागत है, स्वागत है भाई स्वागत है, शर्मा जी का स्वागत है, स्वागत है भाई स्वागत है, शर्मा जी का स्वागत है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जय श्री राम। स्वागत है भाई स्वागत है, शर्मा जी का स्वागत है, स्वागत है भाई स्वागत है, शर्मा जी का स्वागत है, स्वागत है भाई स्वागत है, शर्मा जी का स्वागत है। चंबा का नेता कैसा हो, नीरज भाई जैसा हो, नीरज भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीरज नायर जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री अनंत शर्मा जी के स्वागत के लिए खड़े हुए मैं अनुरोध करूंगा जोरदार ताली से इनका स्वागत करें ताकि हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, स्वागत है भाई स्वागत है, शर्मा जी का स्वागत है, स्वागत है भाई स्वागत है, हम तुम्हारे साथ हैं, शर्मा जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शर्मा जी के दर्शन कर सके। हाँ सर आओ। श्री चंद्र कुमार जी जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। ये सभी लोग आप यहाँ इस सभा को संबोधित करने के लिए पधारे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। चंबा कांगड़ा के अंदर जो है वो कांग्रेस का परचम जो है वो आपकी अगुवाई में लहराने वाला है, इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है। हमारे आदरणीय नेता श्री अरुण शर्मा जी का इंतजार किया और अभी हमारे चहेते नेता जो है वो हम सब लोगों को संबोधित करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए जो है वो हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मेरा सभी हमारे बीच में हमारे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी भी पहुंच चुके हैं। इनका भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, क्योंकि आज अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार टिकी है तो वो इन्हीं की बदौलत टिकी है, क्योंकि इनका जो अपना अनुभव था उस अनुभव के आधार पर इन्होंने जो है वो कांग्रेस की सरकार को बचाने में अहम भूमिका निभाई है और निभा भी रहे हैं। आपका भी महोदय बहुत बहुत स्वागत है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय के साथ मंच पर उपस्थित हुए श्री चंद्र कुमार जी, जो कि हमारे श्री जगदीश हांडा जी से कि वे मंच पर आए और हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। श्री जगदीश हांडा जी। धन्यवाद। आदरणीय इंतजार की घड़ी खत्म हुई, आगे वो सहकार जिसका था सुबह से आपका इंतजार और आपका दिल था बड़ा बेचना। शर्मा जी देर बहुत लगी, मगर जो मजा इंतजार में है वो दीदार नहीं। आज बड़ी खुशी की बात कि मैं उस हाईकमान का सोनिया जी का
राहुल जी का, खड़गे साहब जी का, इस पुलिस को थी घर में दस्तक देती थी। और जिस कार्यकुशलता के साथ आपने इस हिमाचल प्रदेश की राजनीति के अंदर, इस हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के अंदर आपने जो कार्य किए वो बड़े सराहनीय कार्य हैं। ये आपकी ही हिम्मत थी। जिस वक्त सारे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी जो थी वो हार गई थी, बड़ा बुरा वक्त था। चंबा के अंदर भी यहाँ पोस्टर लग गए थे कि एक कांग्रेसी बताओ और 10,000 रुपए नाम पाओ। लेकिन उस बुरे वक्त के अंदर शर्मा जी आपने हिमाचल प्रदेश की बागडोर संभाली और जिस तरीके से आपने लाठियां भी खाई, हड़तालें भी की, लूट भी किए निकाले और सारे हिमाचल प्रदेश का एक स्थिति के अंदर एक मजबूत यूथ कांग्रेस आपने खड़ी की। और उस वक्त आपके टाइम के जो बने हुए, जो लगाए हुए पौधे हैं, आपकी नर्सरी के पौधे हैं, जिसमें मैं भी आपकी नर्सरी का पौधा हूँ, हमने संघर्ष किया और कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर वजूद के अंदर आई। शर्मा जी आपकी काबिलियत को कौन नहीं जानता। आपने सारे देश का प्रतिनिधित्व नहीं किया, आपने विदेश के अंदर जाकर के भी अपना नाम कमाया है। मैं तो समझता हूँ कि ये तो हाईकमान को आज से 15-20 साल पहले ही ये फैसला ले लेना चाहिए था कि आप जैसे जुझुरू नेता अगर हमें पहले ही चंबा कांगड़ा के लिए दिए होते तो चंबा और कांगड़ा की किस्मत आज कुछ और होती, कुछ और होती। आज बहुत सारी बातें हैं शर्मा जी। ये जो चुनाव हो रहा है ये राजनीतिक चुनाव है। इसमें कसौटी जो है, पैमाना जो है वो राजनीति का देखा जाता है। तो मैथ के अंदर आपसे ज्यादा राजनीति का पैमाना, आपसे बड़ी मैथ किसकी होगी जिसने विदेशों के अंदर इस देश का प्रतिनिधित्व किया हो, जिसको राष्ट्रीय स्तर के आप नेता हों। और दूसरी तरफ भारतवादी हैं वो तो बेचारे नारी देखने वाले हैं। वो नारी वो आयुर्वेदा के डॉक्टर हैं भाई। अगर आपको कोई शौक है तो आप एक कमोडटी चीज लगा लो। यहाँ पर और भी आते हैं मिंजर के मेले में छोटा मोटा बिजनेस करने वाले, वहाँ नारी की परीक्षा करो। ये राजनीतिक परीक्षा है। इसमें लोग जानते हैं कि राजनीति का चुनाव है। कौन राजनीतिज्ञ है जो वो कर सकता है, इस देश को चला सकता है। कौन राजनीतिक ऐसा है जो इस प्रदेश को ठीक सही तरीके से चला सकता है। बहुत सारी बातें हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ भी नहीं है। एक मोदी नहीं हो गए। मोदी को तो मैं समझता हूँ कि ये कोई बुतरनी हो गई, बुतरनी की बच्ची हो गई। क्योंकि बुतरनी की बच्ची जिस वक्त के आमदान करते हैं, आखिरी वक्त आ जाता है तो उसकी पूंछ पकड़ा देते हैं। अब इनके जितने भी नुमाइंदे हैं वो यही कहते हैं कि भाई हम मोदी के नाम से पार जाएंगे। अब मोदी का भी सुपड़ा साफ होने वाला है। काट की हंडी बार बार नहीं चलती। मोदी की गारंटी, मोदी की वो गारंटी है जैसे चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं, वैसे मोदी की जवान की कोई गारंटी नहीं। मोदी साहब से ये पूछिए वो 15-15 लाख रुपए का क्या बना। महंगाई की बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें हैं, ज्यादा रामगति जी हुआ करते थे, ऑल इंडिया के आप देश के थे, तो हम सारे गए थे वहाँ पर धर्मौर और धर्मार्थ को कोई नहीं जानता। जो लिमिटेड गवर्नमेंट में जिन्होंने बार एट लॉ बैरिस्टर ऑफ दोज डेज एंड ही वॉन द इलेक्शन विद 4 वोटों से वो चुनाव जीते। स्वराज पार्टी से उनका संबंध था। इसको तब मोदी जी जो है अभी बच्चे थे, छोटे थे और मैं भी जो है 10 वर्ष आजादी के बाद पैदा हुआ हूँ। मत का अधिकार दिया जाए, जैसे 18 साल की आयु का मताधिकार राजीव गांधी जी ने दिया। पंचायती राज संस्थाओं को और विठल भाई पटेल जब दोबारा चुनाव लड़े तो वो आजाद होके लड़े, चुनाव तो लड़ना पड़ा। इंटरनेशनल फिगर आज बाइडेन की हिम्मत नहीं होगी, अपने साथ शामिल नहीं करता। इसकी आर्थिकी कैसे बढ़ेगी, दुबई कैसे आगे बढ़ गया, सिंगापुर कैसे बढ़ गया, मलेशिया कैसे आगे बढ़ गया, कैसे वर्ल्ड पावर बन गए, क्योंकि उन्होंने दुनिया भर का ब्रेन यूज। मंच पर उपस्थित हिमाचल विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष, हमारे पुराने साथी
श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, हिमाचल के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता श्रीमती आशा कुमारी जी, हमारे चंबा क्षेत्र से आपकी लोकप्रिय नेता विधायक जिन्होंने बड़ी गर्मजोशी से अपनी बात रखी और उनसे ज्यादा माननीय स्पीकर साहब ने, नीरज नायर जी, हमारे पुराने साथी संगठन के शाहपुर से केवल पठानिया जी, हमारे चुरा से पूर्व विधायक सुरेंद्र भारद्वाज जी, अभी चुनाव लड़े यशवंत खन्ना जी, जिला कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट कमल ठाकुर, जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष मैं माफी चाहता हूं, मैंने सोचा बोल दिया था, सबसे वरिष्ठ हमारे पुराने साथी मंत्री और प्रभारी प्रोफेसर चंद्र कुमार, सबसे पुराने प्रोफेसर चंद्र कुमार हैं। जब मैं हिमाचल युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था और ये चुनाव लड़के गए थे, वो वक्त खराब था, चुनौती का था, थोड़ी सी बातों से रह गए थे और ये सेंट बीट्स कॉलेज में प्रोफेसर बन गए थे और शिमला में, और तब से हम इकट्ठे काम करते रहे। देख लो कि कितना पुराना रिश्ता हमारा है। LSY के यहाँ के अध्यक्ष, जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सुनत पठानिया जी, सेवा दल के कार्यकर्ता, नौजवान साथियों, ये चुनाव का समय है, आज आने में भी देरी हुई और फिर बातें होती हैं, समय बढ़ता है। आप लोग अपने अपने क्षेत्र से आए, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, यहाँ के नेतृत्व का, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, तमाम भाइयों बहनों का, नौजवानों का जो यहाँ पर मौजूद है। जिस गर्मजोशी से आपने स्वागत किया है, उससे सही माने में कांग्रेस के कार्यकर्ता की और कांग्रेस के प्रत्याशी की हौसला अफजाई हुई है। आपकी मौजूदगी इस बात की गवाह है कि हिंदुस्तान का सबसे पुराना राजनीतिक दल, जो 138 साल पुराना है, 139 वर्ष, जिसने इस देश की आजादी के संग्राम की अगुवाई करी और आजादी के बाद के हिंदुस्तान का निर्माण किया, इस देश को दशकों तक एक दिशा दी, एक दूरदर्शी नेतृत्व दिया, वो नेतृत्व जो इस देश के प्रति, जनता के प्रति समर्पित था। वो कांग्रेस पार्टी बावजूद पिछले 2 चुनाव में जो हमको पराजय देखनी पड़ी, आपकी मौजूदगी ये बात जताती है और आपका हौसला कि कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के अंदर शक्ति है, किसी भी चुनौती का सामना करती है। मैं आपके समक्ष हूं, एक व्यक्ति के रूप में नहीं, कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में। पिछले 52 साल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य हूं। सदस्य ने सम्मान भी दिया, अवसर भी दिए हैं, बड़ी जिम्मेदारियां भी दी हैं, और हमने भी पूरा प्रयास किया। जो विश्वास मुझ में रखा हमारे नेतृत्व ने, हमारे दल ने, हमारे देश ने और प्रदेश ने, उस पर मेहनत करके खरे उतरे। हर चुनाव अपने आप में एक चुनौती होता है। यहां वो साथी बैठे हैं जिन्होंने कई चुनाव लड़े, खूब जीते भी हैं, कभी हार भी जाते हैं, यही चुनाव होता है। फिर हारने के बाद दोबारा आते हैं और फिर पुनः जीतते हैं, वो भी यहां बैठे।
ये चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है, देश का तो सबसे बड़ा है, भारत की संसद का। 100 करोड़ मतदाता मत डालेंगे, 100 करोड़। पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, उनकी जो जनसंख्या है इन दोनों की मिलाकर उससे भी बहुत करोड़ आगे, जो फैसला करेंगे आने वाले 5 साल में भारत देश किस दिशा में चलता है, क्या प्राथमिकताएं होंगी हमारी, जो नई सरकार होगी उसकी सोच क्या होगी। एक ऐसे देश के बारे में ठीक कहा है अभी कुलदीप पठानिया जी ने, जो देश सही माने में उसकी पहचान उसकी विविधता है, अनेकता में एकता है। हम बहुधर्मी, बहुभाषी एक देश है। यहाँ अलग अलग राज्य हैं, हर राज्य की अपनी पहचान है, अपनी जबान है। बड़े राज्य वो हैं जो दुनिया के बड़े बड़े देशों से ज्यादा आबादी रखते हैं, सिवाय 1-2 देश को छोड़ के। हमारे पड़ोस में हमसे थोड़ी बड़ी आबादी वाला देश है। अमेरिका एक बड़ा देश है जिसकी बहुत बड़ी आबादी है, ब्राजील है जिसकी आबादी अच्छी है, और बाकी सब देश हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर नहीं, हमारे महाराष्ट्र के बराबर नहीं। यूरोप का सबसे बड़ा देश, उसकी आबादी 9 करोड़ के आसपास। अफ्रीका के सबसे बड़े देश की आबादी 12 करोड़ है। उससे आप समझ सकते हैं कि इस देश के अंदर समावेशी सोच कितनी जरूरी है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रही है, मेरे आने का मकसद दूसरा है, पर यह भी बताना जरूरी समझता हूं कि इस देश की शक्ति, इस देश की एकता है, सबकी पहचान और सबका सम्मान है, सबको बराबरी का अधिकार है जो हिंदुस्तान का संविधान देता है। और हम कहते हैं, वचनबद्ध हैं, जिसकी रोज आलोचना सुनते हैं कि कांग्रेस पार्टी कहती है वो फलां को भी अधिकार देगी। बिल्कुल देंगे। जो भारत का नागरिक है, बिना किसी भेदभाव के न्याय के साथ उनको उनके हक और हकूक मिलेगा। कोई नई बात कह रहे हैं? अगर उस पर कोई सवाल उठा रहा है, वो अपमान कर रहा है तमाम उन नेताओं का जो स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष किए और आजादी के बाद आपके मेरे देश को एक ऐसा संविधान दिया जो सही माने में हर नागरिक को आश्वस्त करता है कि इस देश में संविधान और कानून का राज है और आपके हर हक के, आपका हर अधिकार बराबरी का है जो आपको मिलेगा। अभी हाल के समय में हर संवैधानिक संगठन पर, संस्था पर चोट लग रही है। इन्हीं मूल्यों को चुनौती दी जा रही है। अच्छी बात कि हमारे मैनिफेस्टो को माननीय प्रधानमंत्री जी भी पढ़ के बोल रहे हैं, हालांकि पूरा समझे नहीं है, पर आलोचना करने का तो अधिकार है। पर मूलभूत सिद्धांतों की जो संविधान कहता है उसको चुनौती देना या उसकी आलोचना शायद उचित नहीं। हर चुनाव के अंदर राजनीतिक दल अपनी बात कहते हैं, व्यक्ति विशेष के चुनाव नहीं होते। हमारी एक विचारधारा है, हमारे विरोध पक्ष की भी विचारधारा है। जैसे मैंने कहा
हम तो 138 साल पूरे कर चुके, हमारे विरोधी भी, वो भी चुनकर आई हुई सरकार बनी, कई राज्यों में भी आए, पहले भी आए, पर उनके जो पहला रूप था और आज का स्वरूप है वो आजादी के बाद ही जन्मा। आजादी के उस संग्राम से कोई संबंध नहीं था, कोई रिश्ता नहीं, और कोई ऐसा नेता या नाम भी नहीं है जिसके बारे में कह सके कि इन्होंने महात्मा गांधी की तरह, जवाहरलाल नेहरू की तरह, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह, मौलाना आजाद की तरह, सुभाष बोस की तरह इन सब ने संघर्ष। कोई नहीं, ठीक है, हमको कोई आपत्ति नहीं है, परंतु उन्होंने अपना भी लिया हमारे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, अभी जिक्र कर रहे थे दूसरे संदर्भ में, कुलदीप पठानिया ने बहुत बड़ी अच्छी मूर्ति लगाई और धन्यवाद करते हैं। गुजरात के थे, महात्मा गांधी भी राष्ट्रपिता बने, पूरे देश को गौरव है, पूरी दुनिया को गौरव है महात्मा गांधी, उनके मूल्यों और सिद्धांतों पर एक बात याद रखनी चाहिए, थोड़ा धन्यवाद इधर भी करो। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इसलिए मैं तो उनका धन्यवाद करता हूं कि हमारे एक बहुत बड़े नेता सरदार का आप सम्मान करते। वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में आज मैं चुवाड़ी में कह रहा था, उनको क्यों कहते हैं हम सरदार? वो भी बाहर के पढ़े हुए वकील थे, महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू की तरह, बड़ी वकालत थी उनकी, वो भी आजादी की लड़ाई में कूद पड़े और अंग्रेजी हुकूमत ने लगान लगा दी थी किसानों पर, उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह शुरू किया बारदोली में, गुजरात में जगह है बारदोली। वो सत्याग्रह कामयाब हुआ, उसकी कामयाबी पर महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, तभी हम सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी को क्यों कहते हैं महात्मा, रविंद्रनाथ टैगोर को क्यों कहते हैं गुरुदेव? एक संवाद के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर की, जो बहुत बड़ी सोच के, बहुत विशाल दिमाग के व्यक्ति थे, महात्मा गांधी ने प्रभावित होकर उन्हें कहा गुरुदेव, उन्होंने एकदम से पलटकर कहा महात्मा, तभी हम दोनों को महात्मा और गुरुदेव के नाम से जानते हैं। खैर ये तो इतिहास की बातें हैं, लोगों को कभी कभी जानना भी जरूरी होता है, और बहुत बातें हैं जो याद दिलाना जरूरी होती है कि आपका और हमारा हिंदुस्तान बना कैसे। ये क्या हमारा सफर 2014 में शुरू हुआ? तो निरंतर ये बात कही जाती है कि पहले का भारत कमजोर था, पहले भारत का सम्मान नहीं था, हमारे पासपोर्ट की इज्जत नहीं थी। ये किसने कह दिया दुनिया में? कुछ भी नहीं था इस देश में। तुम सारे लोग आए थे तो क्या भव्य संसद की इमारत थी? हवाई जहाज से आए तो दिल्ली में एयरपोर्ट तो बने हुआ था। कौन सी चीज थी जो नहीं थी हिंदुस्तान के अंदर? भारत परमाणु शक्ति बन चुका था, भारत अंतरिक्ष में जा चुका था 1970 के दशक में, 76 में जब आर्यभट्ट गया था। बड़ी संस्थाएं आजादी के बाद बन चुकी थी, और उसके बाद उनको IIT जो बने थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में पहली सरकार ने फैसला कर लिया था, 60 के दशक में बन गए थे। सबसे पहला ITI जो मद्रास में उस वक्त बना था, वो तो 1951 में बन गया था।
एक हमारा IIM जो हिंदुस्तान के बेहतरीन IIM में से है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वो अहमदाबाद में है, 1963 में बन चुका। और उसके बाद जो बड़ी नई संस्थाएं बनाई, इन्हीं संस्थाओं से हिंदुस्तान के बेटे बेटी सशक्त हुए, सक्षम हुए, देश में सिर ऊंचा करके काम कर सके और पूरी दुनिया में बराबरी से काम कर पाए। अगर ये तैयारी ना होती तो जो नई तकनीकी क्रांति आई थी, पहली 2 औद्योगिक क्रांति आई, पहले तो जब इंग्लैंड में आई थी 19वीं सदी के अंदर, जहां स्टीम पावर का हार्नेस हुआ, जो लोकोमोटिव बनाए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगी। दूसरी आई अमेरिका के अंदर 1940 के आसपास, वो कार बनाने की जो मास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, असेंबली लाइन से बनी। उसके बाद तीसरी औद्योगिक क्रांति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई। चौथी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वही भारत ने सारी पुरानी दूरी को पाटा। और जब सदी बदल रही थी, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, बहुत नाम का शब्द था। और भारत के जो एक्सपर्ट्स थे, उनको सब देशों ने खास तौर पे वीजा दे के बुलाया। इवन जर्मनी ने 15,000 को बुलाया वीजा देके, चाहे वो जर्मन भाषा ना भी जानते हो, कि यदि हिंदुस्तान के लोग इसको सुधार कर सकें। तो पहले से बड़े काम हुए थे। मैंने ये इसलिए याद कर, उन्होंने इस देश के लिए रचना में, विकास में योगदान किया। आज उनका सम्मान नहीं किया जाता, चाहे वो पंडित नेहरू, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। कोई मौका नहीं छोड़ते हमारे विरोधी उनको नीचा दिखाने में, उनके बारे में बुरा बोलते। हम किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते, मैं कभी नहीं बोलता, मेरी आदत नहीं। पर कोई भी देश और समाज अपने महान नेताओं, जिन्होंने त्याग किया हो, संघर्ष किया हो, सबसे लंबे समय तक अंग्रेजों की जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सबसे लंबे समय तक। उन्होंने भी सब कुछ त्यागा था, कोई कमी नहीं थी उस परिवार को। इंदिरा जी और राजीव गांधी तो शहीद हुए हिंदुस्तान के लिए। कोई देश, कोई समाज जो अपने महान नेताओं और शहीदों का अपमान करता हो, उसकी कहीं इज्जत नहीं होती। आप इतिहास बनाएं, हमको कोई आपत्ति नहीं। इतिहास की रचना करने वालों का, इतिहास में जिनका नाम इज्जत से लिखा हुआ है, उनका अपमान मत करें। इतिहास को बदला नहीं जा सकता। कुछ समय के लिए कुछ भी कह लें, अंत में सच्चाई, सत्य और इतिहास रौद्र रूप धारण करके सामने आता। हमारे बेटे बेटी हैं, पढ़े लिखे हैं। आज जो विकास हुआ, जो मैंने टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की बात बताई, तकनीकी क्रांति की, आज वो सक्षम है। वो अपने टेलीफोन पर, लैपटॉप पे, आईपैड पे सारी चीज निकाल लेते हैं। कब क्या हुआ, सब कुछ है, सर्वविदित है ये बात है, मैं कोई नई बात नहीं बता। तो आज के माहौल में ये याद दिलाना जरूरी है कि आपका और मेरा देश क्या है, कैसे बना, और ये सफर अभी बाकी है। इसलिए जब चुनाव में हम जाते हैं तो लोगों के सामने कम से कम एक चॉइस रहती है, पसंद, विचारधाराओं की। एक विचारधारा तो हमारी, जिसका मैंने जिक्र किया। दूसरी विचारधारा कुछ और क्षेत्रीय दल हैं, कुछ और दल हैं वामपंथी दल, उनकी भी विचारधारा।
जहां जहां पर वो हैं। हर दल अपनी विचारधारा में आस्था रखता है, पर भारत के परिप्रेक्ष्य में सही माने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा देश की पहचान है और हमारी आवाज, कांग्रेस की विचारधारा की आवाज, भारत की आत्मा की आवाज, उसे अलग नहीं किया जा सकता। बहुत बार कहा गया कांग्रेस मुक्त हो ही नहीं सकती। ये देश कांग्रेस युक्त ही रहेगा और कांग्रेस समर्पित ही रहेगी देश के लिए। कांग्रेस ने बहुत चुनौतियां देखी, गलत फहमी होगी लोगों को कि हम संकट और चुनौती से घबरा जाते। हमारे हिमाचल में सरकार आप लोगों ने बनाई, अच्छे बहुमत से बनाई, आशीर्वाद दे के बनाई। एक साधारण परिवार से बना हुआ व्यक्ति संघर्ष करके ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां मुख्यमंत्री बने। हमारे कुलदीप पठानिया जी उस सरकार के अंदर जो विधानसभा के हमारे अध्यक्ष हैं, चौधरी चंद्र कुमार सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं हमारी सरकार के। हमारे बाकी विधायक गण चुन के गए। अभी आपको बताया गया, आप सबको पता है, यहां भी वो ऑपरेशन करो कि हमारी सरकार को गिरा, और आगे यहाँ के आपके नेता खूब ताली बजी और खूब गरजे। ये संकट मोचक है, इन्होंने बचा लिया। टाइम पे इंटरवीन करके सही फैसला, और सही फैसला कौन करता है? जिसको संविधान और कानून का ज्ञान होता है, वही कर सकता है। और अब वो हो गया, वो एक दिन था, घड़ी होती है, वो टल चुकी। अभी उपचुनाव हो गए, सामने आ जाएगा। हमारी सरकार मजबूत रहेगी, अपना कार्यकाल पूरा करेगी। हमने पिछले चुनाव में कुछ वायदे किए थे, गारंटीज दी थी। कहा गया कि कांग्रेस गलत बात कहती है, बड़े आरोप लगे कांग्रेस झूठ बोल रही है। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात की थी, हमने करी। हमने महिलाओं के लिए 1500 रुपए महीना कह दिया है, फॉर्म अब भरे जा रहे हैं, उस पर बाधा डाली थी बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन जाके, पर सरकार ने लड़ी। और ये जब पेंशन मिलेगी जून महीने में चुनाव के बाद, वो उसी दिन महीने से मिलेगी जिसकी घोषणा हुई है। तो ये तो अब तय करा फ्रेंड्स, ये सरकार ने, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया। तो इसी हमारे हिमाचल पर एक आपदा आई, उससे कोई भी, चाहे वो कुल्लू मनाली हो, चाहे वो मंडी हो, कांगड़ा हो, चंबा हो, कोई हिस्सा अछूता नहीं। हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। 500 से ज्यादा हिमाचल वासियों की मृत्यु हो गई। हमारे पुल बह गए, सड़कें टूट गई, इमारतें चली गई, कई पूरे परिवार बर्बाद हो गए। हिमाचल की सरकार ने हिम्मत करके पहले से भी ज्यादा मुआवजा दिया, 4,500 करोड़ का पैकेज दिया, 7.5 लाख रुपए परिवारों को दिए, मकान जिनके खत्म हो गए। तो हिंदुस्तान की सरकार का फर्ज नहीं बनता था क्या? हमारा सीमावर्ती राज्य भारत का हिस्सा नहीं है कि भारत के खजाने पर हमारा अधिकार नहीं था? हर राज्य को देना केंद्र की सरकार का कर्तव्य है। एहसान नहीं करते, हमारा हक है, पर हमको नहीं दिया। अब वोट मांगने आएंगे उस राज्य से जिसको 1 रुपया नहीं दिया, जब यहां पे त्राही हो रही थी। पहले जवाब मांगना पड़ेगा। 2014 का मैनिफेस्टो उठाओ, 2019 का मैनिफेस्टो उठाओ, और पिछले साल की त्रासदी को याद रखो। और जब ये आए तो पूछो कि क्यों किए थे वायदे। हमने तो नहीं कहा था अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखो। मैं और मेरे साथी जिम्मेवारी ले सकते हैं अपने मैनिफेस्टो की। हमने बनाया, मेरी दल का।
हमारा इस बार का जो मैनिफेस्टो है जनता ने बनाया, सही माने में हमने सब लोगों से बातचीत की। मैं मैनिफेस्टो कमेटी का भी सदस्य, तो कांग्रेस का वर्किंग कमेटी का भी। देश के अलग अलग हिस्सों में सदर कमेटी के सदस्य गए, अलग अलग, तो काम बांटा गया। हम संस्थाओं से मिले, संगठनों से मिले, शिक्षकों से मिले, युवाओं से मिले, गृहिणियों से मिले, व्यापारियों से मिले, निवेशकों से मिले, सेना के अधिकारियों से मिले, बड़े बड़े जो पदों पर रह चुके थे, सबसे बात करके निचोड़ निकाल के हमने अपना मैनिफेस्टो, जिसमें हमने 5 न्याय की भी बात करी। वो मैनिफेस्टो हमारे साथी और ब्लॉक कमेटीज जन जन के बीच पहुंचा है। कुछ बहुत बड़ी बातें हैं उसमें, किसान के लिए, नौजवान के लिए, जवान के लिए, महिलाओं के लिए, युवा पीढ़ी को रोजगार के अवसर पैदा करने के। 1 साल की अप्रेंटिसशिप स्कीम का हमने इस मैनिफेस्टो में वचन दिया है, पढ़ाई पूरा होने पर जो हर बेटे बेटी को मिलेगा अधिकार। अगर कांग्रेस पार्टी कुछ कहती है, जैसा चौधरी संजय कुमार जी ने ठीक कहा बड़े विस्तार से, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, तो हमने पूरा किया वो सारे कानून बना के जो इन्होंने गिनाया, जो अधिकार दिए, तो ये हमने इसमें वचन दिया। किसान की ये कहते रहे आमदनी दुगनी होगी, हमने एमएसपी पे कानून बनाने का वचन दे दिया। हमारी ही सरकार थी यूपीए 1 जिसने 72,000 करोड़ का कर्जा किसानों का माफ किया। हमने महिलाओं के लिए, हर गरीब घर की, बिना किसी भेदभाव के कि किस जाति और क्या धर्म, कोई कांग्रेस नहीं मानती, 1 लाख रुपया साल का उनके अकाउंट में जाएगा, ये भी हमने वचन दिया गृहलक्ष्मी योजना के दौरान। तो हमारे मैनिफेस्टो में बातें सोच समझ के लिखी गई है। और एक और बड़ी बात जो देश की सुरक्षा से जुड़ी है, वो फौज की भर्ती की बात है। हमारी सेना अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है। दुनिया की बड़ी फौजों में से भारत की फौज है। हिमाचल प्रदेश में अगर आप प्रतिशत जनसंख्या के उससे देखें, दृष्टिकोण से, हिंदुस्तान में पहला दर्जा हिमाचल का है, तो भारत की सेनाओं में लोग जाते हैं। और हिमाचल में पहला दर्जा इस चुनाव क्षेत्र का है, कांगड़ा चंबा। यहाँ हमारे बहादुर सेनानियों को परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र हर युद्ध में मिले हैं। और आजादी से पहले जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, वो सबसे बड़ी फौजों में से थी विश्व युद्ध के, उसमें भी विक्टोरिया क्रॉस और बड़े बड़े जो हैं शौर्य के अवार्ड्स जो दिए जाते थे लोगों को मिले। अब ये सरकार एक योजना लाई, अग्निवीर, 4 साल के लिए हमारे बेटे फौज में जाएंगे, 4 साल के बाद बाहर आ जाएंगे। अब उनको अच्छी ट्रेनिंग देंगे, बड़ी मेहरबानी करेंगे। फौजियों को ट्रेनिंग तो दी जाती है, पर 4 साल में पूरी ट्रेनिंग भी नहीं होती। मैंने आज भी कहा था सुबह शुआरी में, और वहां फौजी बैठे थे, एक तो एक्स आर्टिलरी का अफसर था, उसने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे तो हमारी सुरक्षा कर्मियों में से जो लोग जानते हैं उन्होंने बताया कि साहब ये गलत हो रहा है। 4 साल में तो एक आर्टिलरी का गनर तैयार नहीं होता, 7 साल लगते हैं। एक एक जो हथियार वेपन सिस्टम है फौज के पास, वायुसेना के पास, नौसेना के पास, वो कई 100 करोड़ का होता है। तो जब पूरी ट्रेनिंग होती है उसके बाद ही सौंपा जाता है, ना कमांड नहीं दे सकते। तो आप तो 4 साल के बाद विदा कर दोगे। साहब 11 लाख रुपए दे के सरकार कहती कि क्या कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है, 11 लाख रुपए लेके आएंगे, देखो फिर जिंदगी नहीं शुरू करेंगे। तो 11.5 लाख में से 5.5 लाख उसकी तनख्वाह के काट के लगाए हुए।
पहाड़ जैसी जिंदगी सामने खड़ी है, भयंकर बेरोजगारी देश के अंदर है, देश की सुरक्षा से बहुत बड़ा समझौता है, और आएंगे तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, कोई पेंशन नहीं मिलेगी, कोई सामाजिक सुरक्षा का घेरा नहीं है, उनको कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी, फौज की कैंटीन से राशन भी नहीं खरीद सकते, और अगर शहीद हो जाए तो शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, माता पिता को, बच्चों की शादियां तो हुई नहीं होंगी, परिवारों को कुछ नहीं। यह न्याय है? यह देश को मजबूत करने का काम है, फौज को मजबूत करने का काम है। ये हमने पहले दिन से इसका विरोध किया है और स्पष्ट हमने मैनिफेस्टो में कहा है कि बदलाव होगा, लोग लाएंगे, और हमारा पहला फैसला होगा अग्निवीर स्कीम को खारिज करने का। साथियों से यही आग्रह करूंगा कि इसको पढ़ें, हमारे मैनिफेस्टो सब तक पहुंचाएं। हमारी जिला कांग्रेस कमेटी नीरज नैयर जी, इनके साथी, मैंने अभी कहा है, एक लंबी सूची हमने धर्मशाला में जारी करी थी। हम तो पहले से अपना हर हिसाब देते हैं कि जो बड़ी जिम्मेवारी है मुझे देश ने और संगठन ने दी, अलग अलग मंत्रालयों के एक कैबिनेट मिनिस्टर लंबे समय तक रहा, उसमें जो काम हुए हैं, एक तो देश के लिए, हम उसका ब्यौरा यहाँ नहीं देंगे, पर हिमाचल में जो बड़ी संस्थाएं आई, कुछ का जिक्र किया गया, वो सही है, अनुभव के आधार पर और हिमाचल की जरूरत और पुकार पर वो संस्थाएं जीती जागती गवाह है। चाहे वो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस बना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का एक सेंटर सिर्फ होता था हिंदुस्तान में, दिया मंडी में IIT जिसका जिक्र किया उससे पहले वक्ताओं ने, वो विश्व स्तर का इंस्टीट्यूट है। जब नए IIT बनाने की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हुई तो हमने हिमाचल में दिया, और फरवरी 2009 में उसका फाउंडेशन स्टोन मैंने स्वयं आके रखा कमान वैली जोगिंद्रनगर में, जिसका आशा कुमारी जी जिक्र कर रही थी उस फंक्शन का। हालांकि यहाँ पे सरकार दूसरी थी, घूमल थे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, हमने वो चीज नहीं देखी। हमारा राज्य था, हम अपने राज्य में लेके आए। चंद्र कुमार जी थे, इतना बड़ा लिफ्ट बनाया धर्मशाला में, ये लोकसभा के सांसद थे, मैं हिमाचल से वजीर था, हमने वो लड़के लिया, और सौभाग्य से, प्रभु कृपा से 2009 के बाद मैं दूसरे मंत्रालयों में चला गया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने टेक्सटाइल मिनिस्टर भी बना दिया और कपड़ा मंत्रालय भी मुझे दे दिया। तो उसके लिए जो भी साधन चाहिए थे, जो भी पूंजी चाहिए थी, वो दे दी। वो भी एक विश्व स्तर का कैंपस है धर्मशाला में, तालपुरा में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। इन सब संस्थाओं में हिमाचल के बच्चे तो जाते हैं, हमारे बेटे बेटियां तो जाते हैं, उन्हीं का भविष्य बनता है। और बहुत काम है। कांगड़ा की चाय का जिक्र आया, पालमपुर में भारतीय टी बोर्ड का रीजनल हेडक्वार्टर बन चुका, बने हुई बातें, कहने की बातें नहीं। कंदरौरी में बहुत बड़ा जो इंडस्ट्रियल पार्क है, हिमाचल में 2 बने थे, ये 150 करोड़ का है, कंदरौरी में है, इंदौरा में, दूसरा पंडोगा में है, ऊना में। ये सब सूची आपको मिलेगी। और एक सांसद के रूप में भी मैंने कोई अपने जिले और गांव को नहीं देखा, हिमाचल के हर जिले के अंदर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, चाहे महिला मंडल का भवन हो, पंचायतों का हो, सामुदायिक भवन बहुत बनाए हैं, अनाथ आश्रम और ओल्ड एज होम्स बने हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का एक पूरा डेडिकेटेड ब्लॉक बना है, टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, बच्चे बच्चियों के लिए हॉस्टल्स बनाए हैं। तो काम है, ये तो सार्वजनिक रूप में आप जानकारी पा सकते हैं कि क्या किया, और होना चाहिए। जनता को पता होना चाहिए कि आपके जनप्रतिनिधि ने क्या किया। इसीलिए आपसे कहूंगा अंत में, चुनाव के समय
जवाबदेही लीजिए, तय करें। वो होता है प्रजातंत्र में, यही एक अवसर होता है वोट डालने का। किसी के नाम पे वोट मांगो, पहले बताओ कि वायदा क्या किया था, पूरा हुआ या नहीं, और अगर वायदा खिलाफी की तो क्यों की, वो भी जवाब मांगो। मैं आपके बीच में आया हूं, जैसा सब साथियों ने बताया, जो भी था, जैसे भी इसने मनाया कि आप सबने बात की, तो पार्टी का आदेश हुआ। और जब चुनौती का समय होता है, हम उनमें से नहीं है कि इनकार करते हैं, पीठ दिखाते हैं। मैं जानता हूं चुनौती, हम उसको विनम्रता से स्वीकार करते हैं, और किस आधार पर स्वीकार करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, मैं एक बहुत बड़े दल का प्रत्याशी। ये सब लोग, ये बहादुर सेनानी हैं, ये जानते हैं कि चुनौती क्या है, और आप सब लोग हो, यही तो शक्ति है। इसलिए ये चुनौती भी मंजूर है कांग्रेस पार्टी को। आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले, यहाँ की जनता का आशीर्वाद रहे, तो मैं भी आपको ये कहता हूं कि यहाँ की आवाज उसी मजबूती से उठेगी जो हर विषय पे भारत की संसद में उठती रही। और जो तमाम जानकारी आप लोगों को है, हमें कोई मौका नहीं आया देश के लिए जो जरूरी बात थी उसको कहने का, उसमें हमने कभी संकोच नहीं किया, ना हमारी आवाज कभी कापी है। और उसी मजबूत इरादे से आप लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा, तो आपका बहुत कृतज्ञ हूं। धन्यवाद।